गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है राजनीतिक आंदोलन 1907 से लेकर के 1919 तक, जिसमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट। बच्चों, कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1907 में, जो कहाँ पे होना था? नागपुर में होना था। लेकिन गर्मपंथियों का गढ़ होने की वजह से नरमपंथी और गर्मपंथी जो थे कांग्रेस के दो अलग अलग घटक बन चुके थे। और जो सूरत जो था वो नागपुर जो था वो क्या था? ये नागपुर गर्मपंथियों का गढ़ माना जाता था। बाद में इसका स्थान परिवर्तन करके क्या कर दिया गया था? सूरत, यानी सूरत के अंदर ये अधिवेशन हुआ था जो पहले नागपुर में होना था। और 1907 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ, उस सूरत अधिवेशन के अंदर जो गर्मपंथी थे वो गर्मपंथी जो थे वो किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? वो बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय को। और नरमपंथी जो थे वो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनवा दिया उन्होंने। और उसकी वजह से जो गर्मपंथी जो थे वो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए थे, जिसके अंदर स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का और सुशासन के प्रस्ताव को स्वीकार करने की गारंटी चाहते थे। वो ये चाहते थे कि स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव के ऊपर हमें गारंटी दी जाए। और इस बात को लेकर के नरम दल और गरम दल के बीच में मतभेद जो था वो इतना बढ़ गया कि वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर कुर्सियाँ जो थी वो फेंकी जाने लगी। और मंच में जो था वो काफ़ी हंगामा हो गया। और इस हंगामे की वजह से ये कांग्रेस जो थी वो दो भागों में विभक्त हो गई। एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल। जो नरम दल और गरम दल तो पहले से थे, अब वो दोनों अलग अलग हो गए। और इस फूट की वजह से अंग्रेज जो थे वो काफ़ी खुश हुए। और ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि हमारी ये जो सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसके अंदर अंग्रेज सरकार की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि उसकी वजह से फ़ायदा किसको हो रहा था? उसकी वजह से फ़ायदा हो रहा था अंग्रेज़ों को। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो कांग्रेस को दो भागों में विभक्त कराना चाहते थे। और बाद में अंग्रेज़ों ने क्या करना शुरू किया कि जो नरमपंथी जो थे उन नरमपंथियों का तो पक्ष लेना शुरू कर दिया और गर्मपंथियों का दमन करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से और ज़्यादा विवाद जो थे वो बढ़ते गए। और इसके ऊपर जो था वो मार्ले मिंटो ने क्या लिखा था कि सूरत में जो कांग्रेस का पतन हुआ था वो हमारी बहुत बड़ी जीत थी। और सूरत की फूट को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास का सबसे दुखद घटना बताई। क्योंकि जब विभाजन होता है तो उससे पूरी शक्ति जो थी वो एक दिशा के अंदर कार्य नहीं कर सकती थी। अब गरम दल के जो प्रमुख नेता जो थे वो कौन कौन से थे? वो मुख्य रूप से तीन नेता जो थे वो माने जाते हैं, जो थे लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। इसके अलावा अरविंद घोष जो थे वो भी गरम दल के प्रमुख नेता माने जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि लाल, बाल, पाल जो थे वो कौन थे? तो हमें इनके पूरे नाम ध्यान रखना है। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। और गर्मपंथियों के नेता जो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो दो समाचार पत्र भी निकालते थे, एक तो केसरी और दूसरा जो था वो मराठा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो केसरी समाचार पत्र है वो तो किस भाषा में था? मराठी भाषा में। और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में। और इस केसरी समाचार पत्र में जो तिलक ने जो लेख लिखे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध, उस बात को लेकर के उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और 1908 के अंदर उन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में भेज दिया गया। और लाला लाजपत राय जो थे वो अमेरिका चले गए और विपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया था। और अरविंद घोष जो थे, उन अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अरविंद घोष की जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या था? वंदे मातरम। और फिर उसके बाद में अरविंद घोष जो थे वो 1910 में पांडिचेरी चले गए और राजनीति को त्याग धर्म का मार्ग जो था वो उन्होंने चुन लिया। अब हम बात करेंगे बच्चों बाल गंगाधर तिलक के बारे में। जो तिलक जो थे वो राष्ट्रवादी नेता थे और जनता से उनके संबंध जो थे वो काफ़ी निकट थे। और उन्होंने उन्हें आपस में जो था वो संगठित कर रहा था और स्वराज प्राप्ति के लिए उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया था। और उनको क्या कहा जाता था? उनको लोकमान्य कहा गया था। लोकमान्य तिलक के नाम से हम उनको जानते हैं। इन तिलक का जन्म जो था वो हुआ था 23 जुलाई
1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक ब्राह्मण परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ और उनके जो पूर्वज जो थे वो पेशवा थे। जो मराठों के अधिकारी होते थे उनको पेशवा कहते थे, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। और इन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से 1880 के अंदर पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की भी स्थापना की थी और दक्खन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित ये रहे थे। इसके अलावा इन्होंने जो था वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मराठा जो था वो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी और केसरी जो थी वो मराठी भाषा के अंदर दैनिक अखबार था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मराठा जो थे जो था वो तो क्या था, साप्ताहिक पत्रिका थी और केसरी जो थी वो दैनिक पत्रिका का प्रकाशन भी उन्होंने शुरू। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन बाल गंगाधर तिलक ने धार्मिक उत्सवों के माध्यम से भी राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करना शुरू किया और इसी बात को लेकर के उन्होंने 1893 के अंदर गणेश उत्सव और 1896 के अंदर शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया, जिससे वो युवकों को संगठित करना चाहते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन से उत्सव मनाने शुरू किए थे, तो वो थे गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। और इनका उद्देश्य क्या था कि युवाओं के अंदर नैतिक और शारीरिक रूप से संगठित करना उनको, और विभिन्न प्रकार के वो अखाड़े चलाते थे और जिससे वो नवयुवकों को संगठित करना चाहते थे। और एक और घटना क्या घटित हुई थी कि 1897 के अंदर इन्होंने प्लेग के समय अंग्रेज अधिकारियों के भारतीयों के घर में जबरन घुसने और उनके दुर्व्यवहार का समाचार अपने अखबार में छापा और 27 जून 1897 को 2 प्लेग अधिकारी कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरस्टन की हत्या दामोदर दास और बालकृष्ण चापेकर भाइयों ने की थी। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत बार पूछ लेते हैं कि प्लेग कमिश्नर की हत्या जो थी वो किसने की थी, तो चापेकर बंधुओं ने की थी, 1897 में की थी। और वो जो चापेकर बंधु जो थे वो कौन कौन से थे, वो चापेकर बंधु थे एक तो बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। इन दोनों बंधुओं ने जो था वो लेफ्टिनेंट एयरस्ट की और कमिश्नर रेड की हत्या की थी। अब जो तिलक जो थे वो चूँकि अपने पत्रिका के अंदर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो थे वो लिख रहे थे और इसी गतिविधियों के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगा करके उन्हें 18 मास का कारावास भी दे दिया गया। तिलक जो थे वो किस दल के नेता थे, करम दल के नेता थे और वे स्वराज प्राप्ति के लिए जो प्रार्थना या याचना का जो मार्ग जो था वो उसको अपनाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ये एक नारा भी दिया था, वो भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, वो कौन सा था, वो ये था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा जो था वो किसने दिया था, तिलक ने दिया था। तिलक ने स्वराज के लिए स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की बात कही थी और इसी बात को लेकर के ही जो सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस में जो थी वो फूट पड़ी थी और कांग्रेस जो थी वो 2 भागों में विभक्त हो गई थी। तिलक जो थे उन तिलक को भारत के लोग जो थे वो क्या कहते थे, वो बेताज बादशाह के नाम से भी उनको पहचानते थे या बेताज बादशाह भी उनको कहा जाता था। 1908 में जो था वो तिलक को जो था वो 6 वर्ष की कारावास देकर के बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया और इस मांडले जेल के अंदर ही उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक भी लिखी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि तिलक की जो थी वो पुस्तकों के नाम लिखो। और तिलक ने जब 1914 के अंदर मांडले जेल से छूटे तो उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुए 1916 के लखनऊ अधिवेशन और लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। और बच्चों तिलक ने जो था वो एनी बेसेंट के साथ मिलकर के सुशासन प्राप्ति के लिए एक आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन का नाम क्या था, होम रूल आंदोलन, इसके नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अलावा भारतीय अशांति का जनक भी जो था वो तिलक को कहा जाता था और ये जो था वो किसने कहा था, चिरोल ने कहा था, जिसके विरुद्ध उन्होंने बाद में मानहानि का दावा भी किया था। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहे थे, यानी बंगाल की एकीकरण के बारे में जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसके लिए जो आंदोलन हो रहे थे उनके अंदर बहुत सी क्रांतिकारी घटनाएं जो थी उसके अंदर भी तिलक का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और बंगाल में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 के अंदर जो थी वो किसने की थी,
वीरेंद्र कुमार घोष ने एवं भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में की गई थी। बच्चों, एक और टॉपिक आता है वो है मुजफ्फरपुर जो बम हत्याकांड है। और ये जो मुजफ्फरपुर जो बम हत्याकांड है वो क्या था कि जो क्रांतिकारी जो थे वो क्रांतिकारी 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जो जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था, क्योंकि किंग्सफोर्ड ने जो था बहुत से देशभक्तों को जो थी वो मौत की सज़ा सुनाई थी, इसलिए वो उनको मारना चाहते थे, लेकिन वो उनको मारने में सफल नहीं हुए, बल्कि उनकी पुत्री और उनकी पत्नी जो थी वो मारी गई थी। प्रफुल्ल चाको और खुदीराम बोस जो थे वो पकड़ लिए गए बाद में, और प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और 15 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई। और उसके बाद में जो अलीपुर षड्यंत्र केस है, ये अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था कि जो मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ था उसके बाद में मनिक तला के अंदर जो था वो क्रांतिकारियों के निवास स्थान के ऊपर जो था वो कई जगह पुलिस ने छापे मारे थे, वहाँ से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनका मुकदमा अलीगढ़ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इन क्रांतिकारी घटनाओं में ब्रिटिश सरकार जो थी वो काफ़ी चिंतित हुई थी और प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए कई प्रकार के नियम और अधिनियम उन्होंने पारित किए। उन अधिनियमों का अध्ययन हम एक एक करके करेंगे और इसके अंदर मुख्य रूप से सबसे पहले जो अधिनियम आता है वो कौन सा है, 1909 का अधिनियम। इस 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम को बनाने वाले दो व्यक्ति थे। वो कौन कौन से थे, एक तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन मार्ले। और इसीलिए इस अधिनियम को जो था वो क्या कहा जाता है, इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि 1892 का जो अधिनियम था उस अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे और कांग्रेस के जो काउंसिल थे उस काउंसिल्स के अंदर विस्तार करने और उनके सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि करने की मांग जो थी वो की जा रही थी। और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ उसका भी जो था वो काफ़ी विरोध हुआ था। और इस कांग्रेस के गरम दल के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार या उदारवादी या हम ये कह सकते हैं कि नरम दल के जो लोग हैं उनको संतुष्ट करने के लिए सरकार ने कुछ समुदायों को अधिक सुविधा प्रदान करके भारतीयों में फूट डालना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने एक अधिनियम पास किया था। वो कौन सा था, 1909 का अधिनियम। अब इस अधिनियम की प्रमुख शर्तें या उसकी प्रमुख विशेषताएं जो थी वो क्या क्या थी। इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसके अंदर यह है कि 1909 का जो अधिनियम था उसमें केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा और प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी और प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी लोगों का वर्चस्व बढ़ा था या गैर सरकारी लोगों को प्रभुत्व बढ़ गया था, उनको स्थान दिए गए थे। सदस्यों को बजट पर बहस करने के साथ प्रमुख मुद्दों पर मत देने का भी अधिकार दिया गया था। वे बजट और अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे और उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्रदान किया गया। फिर अगला जो था वो कौन सा था कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई और मुसलमानों, व्यापारियों और जमींदारों आदि के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। जो गवर्नर जनरल है उसको अपनी कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को लेने का अधिकार प्राप्त हुआ और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के लिए प्रथम भारतीय जो थे वो कौन से थे, एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा जो थे वो प्रथम भारतीय थे जिनको गवर्नर जनरल ने अपनी कार्यकारिणी के अंदर स्थान दिया था और चुनावों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों और मतदाताओं की योग्यता जो थी वो निश्चित कर दी गई थी। ये इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। लेकिन इस अधिनियम के अंदर कुछ दोष थे जिसकी वजह से इसको स्वीकार नहीं किया गया। अब इसके दोष जो थे वो क्या क्या थे कि इस अधिनियम ने अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था और सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली भारत के लिए हानिकारक थी, क्योंकि इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो थी वो सांप्रदायिकता की भावना फैल रही थी, आपस में उनमें फूट पड़ रही थी। इससे सांप्रदायिक राजनीति का जो था वो प्रारंभ हुआ था। और इसमें क्या था कि इसमें मतदाताओं की संख्या काफ़ी सीमित कर दी गई थी। मतदाताओं की योग्यताएं भी जो थी वो काफ़ी ऊंची रखी गई थी। प्रांतीय परिषद के अंदर जो थे वो सरकारी गैर सरकारी जो सदस्य थे उनका प्रतिनिधित्व अधिक था, किंतु गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके अंदर अब भी सरकारी सदस्यों का ही बहुमत था। फिर संसदीय संस्थाएं तो स्थापित कर दी गई परंतु संसदीय शासन व्यवस्था का लक्ष्य नहीं रखा गया और मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। उन्हें अनेक पृथक चुनाव मंडलों में
मत देने का अधिकार दिया गया था। साथ ही साथ उन्हें सामान्य मतदाताओं से भी अधिक अधिकार दिए गए थे और इसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के अंदर भेदभाव बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया गया। बच्चों, हालांकि ये जो अगला आपका टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको इस सत्र के लिए हटा दिया गया, लेकिन फिर भी आगे के लिए आपके कोई दिक्कत ना है इसलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि होम रूल आंदोलन जो था वो चला था 1916 में, और स्वशासन की प्राप्ति के लिए होम रूल आंदोलन किस किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने ये आंदोलन जो था वो चलाया था, और संवैधानिक तरीकों के माध्यम से वो स्वशासन को प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए ये आंदोलन जो था वो प्रारंभ किया गया था। जब 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से छूट कर के आ गए और तिलक कांग्रेस में पुनः प्रवेश करके स्वराज प्राप्ति के लिए आंदोलन चलाना चाहते थे, किंतु कांग्रेस नेतृत्व इस समय किसी आंदोलन को चलाने के पक्ष में नहीं थी। एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को अडयार के अंदर जो था मद्रास में है, वहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की थी, और इसके प्रमुख कार्यक्रम जो थे वो कौन कौन से थे कि राजनीतिक विषयों एवं जन जागृति के संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन करना, विक्रय करना, राजनीतिक विषयों पर वाद विवाद के भाषण आयोजित करना, जनसभा करना, समाज सेवा के कार्य करना। और तिलक ने भी जो था वो मराठा और केसरी के माध्यम से, एनी बेसेंट ने कॉमन विल और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के माध्यम से जो था वो इसे आगे बढ़ाया था।